Dưới đây là bản dịch tiếng Hindi liền mạch đã được loại bỏ hoàn toàn các dấu sao. थोड़ा साझा करते हुए शांति ने कहा कि उनका परिवार काफी संपन्न है। उनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। तो सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी है और वर्तमान में शांति अपने सबसे छोटे बेटे राहुल और उसकी पत्नी के साथ रहती हैं। शांति ने कहा कि वह अक्सर मंदिर जाती हैं, दान करती हैं और कठिन परिस्थितियों में मदद करने के लिए पैसे देती हैं। विशेष रूप से पड़ोस में जो परिवार कठिनाई में हैं, शांति अक्सर उनकी मदद करती हैं। कभी चावल देती हैं, कभी नमक, और जब वे बीमार पड़ते हैं तो वह पैसे भी देती हैं। कुल मिलाकर जिसे भी मदद की ज़रूरत होती है वह मदद करती हैं। कई बार लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वह जितनी हो सके मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पैसे उधार लेता है तो वह आम तौर पर उधार दे देती हैं, लेकिन वह बहुत स्पष्ट हैं। जो वह देती हैं वह देती हैं, लेकिन अगर वे उधार कहते हैं तो उन्हें वापस करना होगा। 1000 भी उन्हें पूरा चुकाना होगा। वह किसी को इलाज के लिए कुछ 100 या यहां तक कि कुछ मिलियन भी दे सकती हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति पूछता है कि क्या वे केवल कुछ 100 या कुछ दसियों हजार उधार ले सकते हैं, तो उन्हें शांति को वापस करना होगा। फिर शांति की एक और शर्त है कि कोई कितना भी गरीब क्यों न हो, वे भीख मांग सकते हैं या उधार ले सकते हैं, लेकिन उन्हें चोरी करने और फिर गरीबी के कारण चोरी का बहाना बनाने से सबसे ज्यादा नफरत है। फिर एक और बात, हम अपने दिल से दान करते हैं। हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं ताकि उनकी कठिनाइयां कम हो सकें, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जब हम मदद करते हैं तो वे इसे लेते हैं, हंसते हैं और बात करते हैं। जब हम मदद नहीं करते हैं तो वे मुड़कर हमें गाली देते हैं, हमें कंजूस कहते हैं और फिर वे हमें बर्बाद होने का श्राप देते हैं। मुझे यकीन है कि यहां कहानी सुनने वाले कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना किया होगा। भेजी गई यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताने के लिए है। पड़ोस में राजीव और उनकी पत्नी नेहा का परिवार रहता है। दोनों के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए जब उनकी शादी हुई तो उनके पास कोई जमीन या संपत्ति नहीं थी। वे मुख्य रूप से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करके जीते थे। इसके अलावा वे मछली पकड़कर भी अपना जीवन यापन करते थे। कभी वे जाल बिछाते, कभी बिजली से मछली पकड़ते। आमतौर पर सरकार द्वारा बिजली से मछली पकड़ना प्रतिबंधित है, लेकिन गांव में लोग अभी भी इसका बहुत उपयोग करते हैं। जो बदकिस्मत होता है वह पकड़ा जाता है, क्योंकि लोगों को खाने की ज्यादा जरूरत होती है। ये दोनों इतने गरीब थे कि उनके पास घर बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। उनका घर पड़ोस के चाचा संजय की जमीन पर बनाना पड़ा। चाचा संजय राजीव के दूर के रिश्तेदार हैं। जोड़े को गरीब देखकर उन्हें दया आ गई। चाचा के पास खाली जमीन थी। उन्होंने कहा कि यह जमीन उनके बेटे अमित के लिए है। अमित उस समय मुंबई में पढ़ रहा था। चाचा संजय ने पहले ही शर्त रखी थी कि वह घर बनाने के लिए जमीन उधार दे रहे हैं। बाद में अगर अमित यहां रहने के लिए वापस आता है तो उन्हें अमित को घर बनाने के लिए जमीन वापस करनी होगी, या
अगर चाचा को किसी काम के लिए इसकी आवश्यकता होती है तो उन्हें भी इसे वापस करना होगा। फिर जब घर बन रहा था तो पड़ोसियों ने, किसी ने पत्ते दिए, किसी ने लकड़ी दी। लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा योगदान दिया ताकि कच्ची मिट्टी के बजाय सीमेंट का फर्श बनाया जा सके। कुल मिलाकर जोड़े ने भी बहुत धन्यवाद दिया। उस समय उन्हें देखकर बहुत दया आती थी। फिर मोहल्ले में जो भी काम होता, लोग उन्हें काम करने के लिए बुलाते ताकि वे पैसे कमा सकें, जैसे चावल रोपना, धान काटना, राजमिस्त्री की मदद करना या बगीचे में घास काटना। कहने का मतलब है कि मछली देने के अलावा पड़ोसियों ने पति पत्नी को मछली पकड़ने का कांटा भी दिया। हालांकि पड़ोसियों ने उनकी इतनी मदद की, लेकिन ये पति पत्नी एहसान फरामोश थे। जैसा कि शांति ने कहानी की शुरुआत में कहा था, जो लोग हमें देते हैं वह दिया हुआ होता है, जो उधार दिया जाता है उसे चुकाना पड़ता है। लेकिन ये दोनों हमेशा बचने की कोशिश करते थे, जानबूझकर उधार लेते थे, लेकिन फिर मान लेते थे कि उन्हें वापस, वे चाहते थे कि लोग उन्हें मुफ्त में दें। उदाहरण के लिए, एक बार नेहा प्रिया के घर गई और शिकायत की कि उसका बच्चा बीमार है और अस्पताल जाने के लिए कुछ लाख रुपए उधार मांगे। उसने वादा किया कि राजीव कुछ दिनों में राजमिस्त्री के काम से पैसे लाएगा और वापस कर देगा। प्रिया ने उसे पैसे उधार दिए, लेकिन महीनों तक उसने वापस नहीं किए। जब प्रिया ने पैसे मांगे तो उसने कहा कि वह भूल गई थी। कुछ दिनों में वापस करने का वादा किया, लेकिन 10 दिनों तक कुछ नहीं कहा। प्रिया फिर से मांगने गई तो उसने फिर से शिकायत की और कुछ और दिनों का समय मांगा। लेकिन हर कुछ दिनों में प्रिया पैसे मांगती रही और अंततः नेहा ने अपना असली रंग दिखा दिया। अंत में उसने पैसे चुकाए, लेकिन उसने पूरे पैसे नहीं चुकाए। शायद उस समय 400 बाकी थे, लेकिन उसने 300 चुकाए और 100 बाकी रह गए। और प्रिया ने कहा, पैसे वापस करते समय उसका रवैया बहुत गुस्से वाला था। जब प्रिया वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास कुछ 100 थे, लोगों ने सब ले लिए। कल तुम दूध मत पीना बेटा। तुम्हारे माता पिता को गरीब किसने बनाया? देखो, सामान्य तर्क के अनुसार जब लोग आपको पैसे उधार देते हैं तो यह उनका स्नेह है। आपको आभारी होना चाहिए और अपने आप वापस करना चाहिए, न कि लोगों के मांगने का इंतजार करना चाहिए। इस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक कर्ज नहीं चुकाया, लोगों के बार बार मांगने का इंतजार किया और फिर भी ऐसा रवैया अपनाया। उसने ऐसा बोला जैसे प्रिया ने उसे लूट लिया हो। कुछ महीनों बाद जब प्रिया ने उसे याद दिलाया तो उसने कहा कि उसने उस दिन पूरा भुगतान कर दिया था। थोड़ी बहस के बाद उसने कहा कि वह भूल गई है और बाकी 100 बाद में देगी, लेकिन फिर वह हमेशा चुप रही। प्रिया ने देखा कि यह सिर्फ 100 था, इसलिए उसने फिर कभी नहीं मांगा। लेकिन केवल प्रिया ही नहीं, कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया, यह देखकर कि वे गरीब हैं और उनके कई बच्चे हैं। लोगों को दया आती और पैसे उधार मांगने पर तुरंत दे देते, लेकिन वे कई बार मांगने के बाद ही पैसे वापस करते, कभी पूरा तो कभी कम, और फिर चुप हो जाते ताकि लोग उसे भूल जाएं। इसलिए धीरे धीरे मोहल्ले के सभी लोग उनसे दूर रहने लगे, यहां तक कि वे लोगों की बुराई भी करते थे, ये कहते हुए कि उनके पास केवल कुछ 100 रुपये हैं और वे हमेशा मांगते रहते हैं। कंजूस, सावधान रहो, भविष्य में बर्बाद हो जाओगे। तब कोई मदद नहीं करेगा। फिर हर साल धान रोपने के मौसम में शांति नेहा को अपने खेत में धान रोपने के लिए काम पर रखती थी। उस साल
नेहा शांति के घर आई और बच्चों के इलाज के लिए पहले से पैसे उधार मांगे। उसने कहा कि वह पहले उधार लेगी और बाद में धान रोप कर उसे चुका देगी। शांति ने पूछा कि उसे कितना चाहिए और उसने उतना ही दे दिया। उस समय उसने लगभग 12 लाख उधार लिए थे, जो 2 लोगों के 5 दिनों के धान रोपने के वेतन के बराबर था। उस समय 1 दिन के धान रोपने का वेतन केवल 120 था। उसने कहा कि वह और राजीव 5 दिनों तक धान रोपकर इसे पूरा कर देंगे। फिर धान रोपने के दिन के करीब शांति ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन जब दिन आया तो वे नहीं आए। उनके घर जाकर देखा तो केवल बच्चे घर पर थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे धान रोपने गए हैं। फोन करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। शाम को 7 बजे के बाद शांति ने फोन किया तो किसी ने नहीं सुना। शांति उनके घर गई तो देखा कि पूरा परिवार टीवी देख रहा है। और जब उन्होंने शांति को देखा तो वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और शांति से पूछा कि क्या कोई बात है। शांति ने पूछा कि वे उनके लिए धान रोपने क्यों नहीं आए, तो उन्होंने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा कि वे भूल गए। फिर पूछने पर कि उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया या वापस कॉल क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि फ़ोन साइलेंट पर था और उन्हें पता नहीं चला। शांति ने कहा कि आज का दिन निकल गया, कल आकर रोपना। उन्होंने कहा कि आज वे भूल गए, इसलिए उन्होंने किसी और के लिए धान रोपने का काम ले लिया है। उन्होंने शांति से कहा कि क्या वे किसी और से करवा सकती हैं। शांति ने कहा कि फिर तुमने पहले पैसे क्यों उधार लिए। शांति ने 2 दिन पहले ही बता दिया था, तो भूलने का क्या मतलब है। अब दूसरी जगह मना कर दो और मेरे लिए धान रोपो। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने दूसरी जगह 7 दिनों का काम ले लिया है और अगर वे 1 दिन काम करके छोड़ देंगे तो लोग पैसे नहीं देंगे। क्या वे 7 दिनों बाद आकर शांति के लिए धान रोपें। शांति सहमत नहीं हुई, क्योंकि धान को 15 दिन हो चुके थे और तुरंत रोपना ज़रूरी था। 7 दिन बाद 22 दिन हो जाएंगे और रोपने में 5 दिन और लगेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। शांति ने कहा कि मुझे नहीं पता, अगर तुमने पहले पैसे लिए हैं तो तुम्हें काम करना होगा, नहीं तो पैसे वापस करो, मैं किसी और को काम पर रख लूँगी। उन्होंने शिकायत की कि उनके पास पैसे नहीं हैं, दूसरी जगह काम ख़त्म होने तक इंतज़ार करना होगा। शांति बहुत गुस्से में थी। शांति ने कहा कि आज के बाद वे कभी इन दोनों को कुछ उधार नहीं देंगी और न ही कभी काम पर रखेंगी। शांति ने वापस आकर किसी और को धान रोपने के लिए काम पर रखा और 7 दिनों के बाद जब उन्हें दूसरी जगह से पैसे मिलेंगे तो उन्हें तुरंत आकर शांति को पैसे वापस करने होंगे। शांति ने किसी और को काम पर रखा। उस समय उन्हें मजबूरी में 14 दिन के लिए काम पर रखना पड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी थी। पैसे कोई समस्या नहीं थी, बस काम हो जाना चाहिए था। शांति को बस उनके व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था। यह सही नहीं था। फिर 10 दिन से ज्यादा बीत गए, दोनों ने कुछ नहीं कहा। पैसों के बारे में कोई बात नहीं की। शांति ने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, जब मिलेंगे तो वे शांति को दे देंगे। उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्हें बहुत शर्म आ रही हो और शांति से कहा कि वे इसे दिल पर न लें। शांति उस जगह गई जहां दोनों काम कर रहे थे, अज थे। तो लोगों ने बताया कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं। शांति ने वापस आकर पूछा कि लोगों ने कहा है कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिए। उस समय नेहा ने अभी भी नाटक किया और कहा नहीं। शांति ने कहा कि वे वहां जाकर आमना सामना कर सकती हैं। तब उसने सच कबूल किया कि उसे पैसे मिल गए हैं, लेकिन उसने सब खर्च कर दिए।
उसने फिर से वादा किया कि कुछ दिनों में राजीव काम पर जाएगा और वापस कर देगा। लेकिन दोनों को पूरे पैसे चुकाने में कई महीने लग गए। जब लोगों ने ये कहानी सुनी तो सभी समझ गए कि दोनों ने जानबूझकर शांति के लिए धान नहीं रोपा, है ना, क्योंकि उन्हें पैसे तो मिल ही चुके थे। अगर वे काम करते तो उन्हें और पैसे नहीं मिलते, ये पिछले कर्ज में कट जाता। इसके बजाय उन्होंने दूसरों के लिए काम करके अतिरिक्त पैसे कमाए और शांति के पैसे हड़प लिए। उस घटना के बाद शांति उन दोनों से बहुत नाराज थीं। लगभग किसी भी काम के लिए वे दूसरों को ही रखती थीं। कितनी भी मजबूरी हो उन्हें नहीं बुलाती थीं। जब वे पैसे उधार मांगने गए तो शांति ने मना कर दिया और मोहल्ले में लगभग सभी लोग उनके स्वभाव को जान गए थे। धीरे धीरे सभी उनसे दूर हो गए। पड़ोसियों के साथ उनका व्यवहार यहीं नहीं रुका। राजीव में एक और बहुत बुरी आदत थी। वह छोटी मोटी चोरी करता था। वह अक्सर मोहल्ले में लोगों की मुर्गियां और बत्तखें चुरा कर बेच देता था या घर ले जाकर खा लेता था। लोग बेवजह उस पर शक नहीं करते थे। हर बात का कोई न कोई था, कोई आधार होतार होता था। विक्रम मुर्गियां पालता था, और वह भी लड़ाकू मुर्गियां। लोग उसे पालने के लिए देते थे। एक मुर्गा अक्सर 1 मिलियन से ज्यादा में बिकता था। उसने दड़बा बना रखा था, लेकिन यह कोई पक्का घर नहीं था। मुर्गियां ज्यादातर सूअर के बाड़े में या पेड़ों पर सोती थीं। उस समय हर 10 से 15 दिन में विक्रम की एक मुर्गी गायब हो जाती थी। आधी रात को सोते समय मुर्गियों के चिल्लाने और इधर उधर भागने की आवाजें आती थीं। बाहर जाकर देखा तो हर जगह मुर्गियों के सफेद पंख फैले हुए थे। अगले दिन गिनने पर एक बड़ा मुर्गा गायब मिलता। हर 10 से 15 दिन में एक गायब हो जाता। उस बार विक्रम ने नजर रखने का फैसला किया। कई रातों तक नजर रखने के बाद उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दुर्भाग्य से उस समय वह केवल उस व्यक्ति की पीठ ही देख पाया। वह बहुत तेजी से भागा। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह समझ गया कि यह राजीव ही था। फिर एक बार अचानक विक्रम को अपनी चुराई गई एक मुर्गी मिल गई। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने इसे राजीव से खरीदा है। राजीव ने उन्हें कई मुर्गियां बेची थीं, सिर्फ एक नहीं। विक्रम ने घर जाकर राजीव से सीधे बात की। राजीव ने कहा कि मुर्गियां एक जैसी दिखती हैं, शायद उसे गलतफहमी हुई है, या हो सकता है कि कोई उससे नफरत करता हो और जानबूझकर उस पर झूठा आरोप लगा रहा हो। उसने ऐसा नहीं किया। जब विक्रम ने उसे वहां जाकर आमना सामना करने को कहा तो वह नहीं जाना चाहता था और बचने के कई बहाने बनाने लगा। अंत में कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए विक्रम ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। फिर मोहल्ले के लोग जो बत्तख पालते थे वह उन्हें भी चुरा कर खा लेता था। जब वह चुराता था तो कोई नहीं देखता था, लेकिन सुबह बत्तख गायब होती और दोपहर को कोई बत्तख के पंख बेचता हुआ निकलता। लोगों ने देखा कि उसका बेटा बत्तख के पंख के बदले गुब्बारे ले रहा है। पूछने पर उसने बताया कि सुबह नेहा ने बत्तख काटी थी। पूछने पर कि खरीदा था या कहां से लाया, उसने कहा खरीदा नहीं था, उसके पिता खेत से पकड़ लाए थे। और फिर कई बार लोग उसे रंगे हाथों पकड़ भी लेते थे। बत्तख चुराते हुए पकड़ा गया। उस समय वह हंसता और बत्तख को वापस छोड़ते हुए कहता कि वह तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन अगर कोई नहीं देखता तो वह उसे पक्का ले जाता। फिर मोहल्ले के लोग डरने लगे, लेकिन अंततः लोग उस कीमत का इंतजार कर रहे थे जो उसे चुकानी पड़ेगी। कई बार जब लोगों की बत्तखें चोरी होती और वे उस पर शक करते
तो वह अक्सर एक बहुत ही जहरीली बात कहता था। राजीव के 4 बच्चे थे, एक लड़का और 3 लड़कियां। सबसे बड़े का नाम आरव था। वह उसे बहुत प्यार करता था क्योंकि वह उसका इकलौता बेटा था। जब भी लोग उस पर शक करते तो वह कहता, मैंने आपकी कोई मुर्गी या बत्तख नहीं चुराई है। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन ईमानदार हूं। मैं कसम खाता हूं, मेरा एक ही बेटा है। अगर मैंने चोरी की है तो भगवान उसे उठा ले, मुझे बेऔलाद कर दे। लोग उसे डांटते और कहते, तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो, उस बच्चे की क्या गलती है जो तुम ऐसी कस्में खा रहे हो। वह कहता, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं। ऐसी कसम खाऊंगा तभी तो लोग विश्वास करेंगे। और फिर वह मनहूस दिन आ ही गया। उस समय आरव 7 साल का था। उसने एक पिल्ला पाल रखा था जिसे वह दिन भर गले लगाए रहता था। उस शाम वह पड़ोस में खेलने गया। जाते समय उसने कुत्ते को साथ ले लिया। आमतौर पर कुत्ता बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन उस दिन जब वह कुत्ते को सड़क पर ले जा रहा था, कुत्ता अचानक छटपटाने लगा और उसके हाथ से छूट गया। वह सड़क पार भागने लगा और आरव भी स्वाभाविक रूप से उसके पीछे भागा, लेकिन उसने सड़क पर नहीं देखा। 2 युवक बाइक पर आ रहे थे। वे बहुत तेज नहीं थे, लेकिन आरव इतनी तेजी से सामने आ गया कि वे कुछ नहीं कर पाए और सीधे बच्चे से टकरा गए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन दोनों युवकों की बदकिस्मती थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने घटना को देख लिया था और वहीं एक घर में लगे कैमरे में भी यह रिकॉर्ड हो गया था। दोनों युवक अपनी लेन में और सही गति से चल रहे थे। गलती आरव की थी जो अचानक सड़क पर आ गया था। इसलिए जब मामले की सुनवाई हुई तो उन दोनों युवकों को बहुत हल्की सजा मिली। जब से आरव की मौत हुई थी, उस जगह पर लगातार अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। वह जगह पहले कविता का घर था। उस रात कविता ने सुना कि उसका कुत्ता आंगन में लगातार भौंक रहा है। उसने कैमरा चेक किया तो देखा कि कुत्ता सड़क की तरफ देखकर भौंक रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने बाहर जाकर ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, कोई नहीं था। कुत्ता फिर भी जोर जोर से भौंक रहा था। उसे बाहर जाकर उसे डांटना पड़ा। तब जाकर वह घर के अंदर गया। 3-4 रातों तक ऐसा ही होता रहा। फिर एक रात कुत्ता फिर से भौंकने लगा। जैसे ही कविता ने दरवाजा खोलकर सड़क की तरफ देखा, उसे साफ साफ आरव दिखाई दिया। वह उसके घर के सामने सड़क पर खड़ा था। बाहर एक लाइट जल रही थी। हालांकि यह बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह आरव को साफ देखने के लिए काफी थी। वह आरव ही था, कोई और नहीं। वह जोर से चिल्लाई और पलक झपकते ही वह गायब हो गया। उसके पति रोहन ने उसकी चीख सुनी और बाहर भागा। उस समय तक कविता ने दरवाजा बंद कर लिया था और अंदर भागकर कंबल ओढ़ लिया था। अगले दिन ही वह अपने पति को यह बता पाई। उस शाम वे कागज के पैसे और मिठाई लेकर बाहर सड़क पर पूजा करने गए। उन्होंने प्रार्थना की और उससे अपने घर वापस जाने को कहा, और कहा कि वह उनके घर के सामने इस तरह न रहे। पूजा के बाद उस रात कुत्ते ने बाहर देखकर भौंकना बंद कर दिया। फिर शाम के 6 बजे के आसपास का समय था। थोड़ा अंधेरा था, लेकिन फिर भी रास्ता देखा जा सकता था। एक पति पत्नी
बाइक पर कविता के घर के सामने से गुजर रहे थे। वे सामान्य रूप से चल रहे थे। तभी पति ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ब्रेक इतनी तेज थी कि बाइक पलट गई। दोनों पति पत्नी गिर गए और उनके हाथ पैर छिल गए। गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आ गए। पति पत्नी ने बताया कि वे जा रहे थे, तभी अचानक सड़क पर एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया। पति ने ब्रेक लगाई और बाइक पलट गई। उसने ये भी कहा कि बच्चा भागा और फिर झाड़ियों में गायब हो गया। कविता के घर के सामने एक खाली प्लॉट था जहां बहुत सारे पेड़ पौधे थे। शुरू में लोगों को लगा कि सच में कोई बच्चा भागा है, माता है। उन्होंने उसे बुलाया लेकिन कोई नहीं दिखा। अंदर जाकर सब जगह ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला। जब तक कविता ने अपना कैमरा चेक नहीं किया तब तक किसी को भी कोई बच्चा नहीं दिखा था। दोनों खुद ही गिर गए थे। तब लोगों ने मान लिया कि उन्होंने आरव का भूत देखा होगा। पति पूरी तरह होश में था। उसने शराब नहीं पी थी। ये नहीं कहा जा सकता कि उसने गलत देखा होगा। ये तो सिर्फ दो घटनाएं हैं जो लोगों ने देखी। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने उसे देखा था। कई बार वहां से गुजरते समय गाड़ियां बंद हो जाती थीं और मोहल्ले के लोगों ने भी उस बच्चे के भूत को परेशान करते हुए देखा था। यह खबर सब जगह फैल गई। किसी ने नेहा को सलाह दी कि वह किसी पंडित को बुलाकर पूजा करवाए और बच्चे की आत्मा को ले जाए या उसे मंदिर में छोड़ दे। उसने ऐसा ही किया। पंडित को बुलाकर उसे मंदिर भिजवा दिया। उसके बाद ही उस जगह पर ऐसी घटनाएं कम हुईं। हादसे तो बहुत होते हैं, लेकिन आरव के साथ जो हुआ उसे देखकर लोगों के मन में एक सवाल उठा कि क्या उसके पिता की झूठी कसमों का ही नतीजा था जो आरव को भुगतना पड़ा। यह साफ था कि उसने चोरी की थी, लेकिन जब भी बात आती वह अपने बेटे की जिंदगी की कसम खा लेता और आखिरकार इसका इतना दुखद परिणाम हुआ। लेकिन ऐसा होने के बाद भी वह नहीं बदला, बल्कि पहले से भी ज्यादा करने लगा। मुर्गियां और बत्तखें चुराने के अलावा वह दूसरों के तालाबों में जाकर झींगा और मछली भी चुराने लगा। शांति के इलाके में लोग एक बार धान उगाते और एक बार झींगा पालते थे। दोनों में अच्छी कमाई होती थी। जिनके पास झींगा तालाब थे वे कभी दूसरों के तालाब को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जितना कमाते तो उतने में खुश रहते थे। लोगों का ये भी मानना था कि अगर वे दूसरों का नुकसान करेंगे तो भगवान उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा। अगर हम किसी का एक चुराएंगे तो हमारा 10 का नुकसान होगा। इसलिए लोग एक दूसरे की चोरी नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे के तालाब की रखवाली भी करते थे। राजीव अक्सर मछली पकड़ने जाता था। आमतौर पर वह नहरों, नदियों या ऐसे तालाबों में जाता था जो किसी के नहीं थे। वहां कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन वह कभी कभी दूसरों के तालाब में भी घुस जाता था। और वह बहुत चालाक था। जब कोई तालाब पर नहीं होता तभी वह चोरी करने उतरता था। कभी कभी वह दूसरों के तालाब में जाल भी लगा देता था। कई बार दूर से उसे तालाब के एक सिरे पर मछली पकड़ते देखा गया, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचते वह भाग चुका होता था। दूर से देखने पर समझ आ जाता था कि वह वही है, लेकिन जब तक रंगे हाथों न पकड़ा जाए कोई सबूत नहीं था जिससे उस पर आरोप लगाया जा सके। अगर कोई उसके घर जाकर पूछता तो वह कहता कि शायद उन्हें गलतफहमी हुई है। वह ऐसा काम क्यों करेगा? वह सिर्फ नहरों में मछली पकड़ता है। किसी के तालाब में जाने का पागलपन क्यों करेगा? यहाँ तक कि उसने यह भी कहा कि वह दूसरों के तालाबों के पास से गुजरने से भी बचता है ताकि कोई गलतफहमी न हो। वह कसम खाकर कहता कि अगर उसने चोरी की होगी
तो उसे बिजली का झटका लगकर मौत आ जाए। शांति के तालाब में वह अक्सर चोरी करता था। राहुल ने कई बार नजर रखी लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। सच कहें तो शांति ने बताया, उनके तालाब से एक बार में कम से कम कुछ 100 किलो झींगा निकलता था। अगर वह चोरी भी करता तो कुछ किलो ही ले जा पाता, ज्यादा नहीं। लेकिन बात यह थी कि जब आप कुछ पालते हैं और कोई उसे चुरा लेता है तो बहुत गुस्सा आता है। मोहल्ले के लोग भी कहने लगे थे कि उसके पास तालाब नहीं है। फिर भी उनके घर में इतना झींगा होता है कि वे उसे दूसरों को बेचते हैं। मोहल्ले के चाचा अनिल का तालाब एक खाली जमीन के बगल में था। किनारे पर एक बड़ा छेद था। चाचा के तालाब से पानी उस खाली जमीन में बह जाता था। जब पानी बहता तो झींगा भी उधर चला जाता। जब चाचा को यह पता चला तो उन्होंने मिट्टी से उस छेद को बंद कर दिया, लेकिन चाचा ने बताया कि पता नहीं कैसे कुछ दिनों बाद वह छेद फिर से खुल जाता और पानी बहने लगता, चाहे वह कितनी भी मजबूती से उसे बंद करते। चाचा को शक हुआ कि कोई ऐसा कर रहा है। उन्होंने नजर रखी तो पाया कि राजीव ही वह व्यक्ति था जो उस छेद को खोल देता था ताकि पानी उधर बह जाए, क्योंकि वह खाली जमीन किसी की नहीं थी और वहां कोई झींगा नहीं पालता था। अगर चाचा का झींगा उधर चला जाता और राजीव उसे पकड़ लेता तो कोई कुछ नहीं कह सकता था। वह तो बाहर पकड़ रहा था, तालाब के अंदर नहीं। उस बार चाचा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पंचायत में शिकायत कर दी। पंचायत ने आकर रिपोर्ट बनाई और उस पर जुर्माना लगा दिया। बस इतना ही। वे उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे या कोई कड़ी सजा नहीं दे सकते थे, और इस बार उसे अपनी चोरी की कीमत खुद चुकानी पड़ी। उस दिन जब राहुल तालाब देखने गया तो उसने राजीव की लाश अपने तालाब में तैरती हुई देखी। वह घबरा गया और पुलिस को बुलाया। तब पता चला कि वह शांति के तालाब में चोरी कर रहा था और शायद मछली पकड़ने वाले यंत्र में कुछ खराबी थी, जिससे उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसी उसने कसम खाई थी। शांति ने कहा कि उसका काम गलत था, लेकिन उसे जो कीमत चुकानी पड़ी वह बहुत बड़ी थी। शांति ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन इस तरह उसकी मौत होने पर बहुत दया आ रही थी, खासकर नेहा पर। अब 3 छोटे बच्चे अनाथ हो गए थे, उन्हें पालने वाला कोई नहीं था, और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा झींगा तालाब के आसपास भटकने लगी। राहुल और शांति के पति को अक्सर वह परेशान करता था। वह झींगा पालने का समय था, इसलिए रात में किसी न किसी को तालाब की रखवाली के लिए झोपड़ी में सोना पड़ता था। कभी राहुल तो कभी शांति के पति वहां सोते थे। एक दिन शांति के पति झोपड़ी में सो रहे थे। उनकी आदत थी कि सोने से पहले वे तालाब का एक चक्कर लगाते और टॉर्च से देखते कि झींगा को कोई बीमारी तो नहीं है या ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। वे तसल्ली के लिए एक चक्कर जरूर लगाते थे। तालाब काफी बड़ा था, इसलिए एक चक्कर लगाने में काफी समय लगता था। कम से कम आधा घंटा तो लगता ही था, लेकिन उस दिन वे सिर्फ 10-15 मिनट में ही वापस आ गए। शांति ने बाहर कदमों की आहट सुनी। फिर ऐसा लगा जैसे कोई दीवार पर नाखून मार रहा हो। झोपड़ी पत्तों से बनी थी, इसलिए खुरचने की आवाज साफ आ रही थी। शांति को लगा कि उनके पति आ गए हैं। शांति ने पूछा कि वे इतनी जल्दी क्यों आ गए। शांति को लगा कि शायद वे थक गए होंगे, इसलिए वे थोड़ी चिंतित थीं।
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय शांति ने सांस फूलने की आवाज सुनी, जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। शांति घबरा गईं और बाहर जाकर देखने लगीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। सामने देखा तो उनके पति अभी भी तालाब के किनारे टॉर्च जलाकर घूम रहे थे। शांति ने झोपड़ी के चारों ओर टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कुछ अजीब नहीं लगा। शांति जैसे ही झोपड़ी के अंदर लौटी, उन्होंने फिर से दीवार खुरचने और वैसी ही सांस फूलने की आवाज सुनी। जितना ध्यान से सुना, आवाज उतनी ही साफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल पास में हो। अब शांति डरने लगी थी। शांति ने पूछा, कौन है वहां? बाहर कौन है? मुझे डराने की कोशिश मत करना। आप जानते हैं शांति को क्या जवाब मिला? जवाब में एक हंसी की आवाज आई, जैसे कोई शांति का मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन यह हंसी बहुत ही डरावनी और अजीब थी। यह सुनकर शांति के रोंगटे खड़े हो गए। जितना सुना, वह आवाज बिल्कुल राजीव जैसी लग रही थी जब वह जिंदा था। शांति ने हिम्मत करके कहा, तुम हो राजीव? तुम्हें लगता है मैं यहां अकेली हूं तो मुझे डरा लोगे? मैं तुमसे नहीं डरती। मर चुके हो तो जाकर दूसरा जन्म लो। अगर यहां मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें मार भगाऊंगी। शांति के ऐसा कहने के बाद वह आवाज और जोर से हंसी और फिर एकदम शांत हो गई। शांति को थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने बौद्ध मंत्र लगा लिए। जब उनके पति वापस आए, तब जाकर शांति को राहत मिली। फिर राहुल और शांति के पति दोनों को ही उसने डराया, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ मजाक कर रहा हो। उसने कुछ ज्यादा बुरा नहीं किया, लेकिन शांति को लगा कि उसकी आत्मा को इस तरह बाहर भटकते रहने देना ठीक नहीं है। और परेशानी यह थी कि वे नेहा से किसी पंडित को बुलाने के लिए नहीं कह सकते थे। ये अजीब लगता। इसलिए शांति ने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। शांति उस जगह गई जहां राजीव मरा था। शांति ने 3 अगरबत्ती जलाईं और प्रार्थना की। शांति ने उसका नाम, उम्र और उसके मरने की तारीख सब बोला। शांति ने जमीन के देवताओं और पूर्वजों से प्रार्थना की कि वे राजीव की आत्मा को उसके घर ले जाने में मदद करें, ताकि उसे बाहर न भटकना पड़े। फिर शांति ने वे 3 अगरबत्ती लीं और घर की तरफ चल पड़ी। शांति धीरे धीरे चल रही थीं और मन ही मन कह रही थीं, राजीव, मेरे पीछे आओ बेटा। इस रास्ते से आओ। जहां सीधा जाना है वहां सीधे चलो, और जहां मुड़ना होता, शांति कहती, राजीव, यहां मुड़ना है बेटा। जहां जरूरत होती, शांति बाईं या दाईं ओर मुड़ने के लिए कहती। शांति तब तक ऐसा करती रहीं जब तक वे मोहल्ले में नहीं पहुंच गईं और सीधे राजीव के घर के सामने नहीं आ गईं। वहां पहुंचकर शांति ने कहा, यह तुम्हारा घर है, अंदर जाओ बेटा। शांति को नहीं पता था कि उनका यह तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने कोशिश की और उम्मीद की कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद नेहा ने शांति को नहीं बताया, बल्कि किसी और को बताया, और फिर उस इंसान ने शांति को यह बात बताई। उसने कहा कि जब से राजीव मरा था, उसने कभी उसे सपने में नहीं देखा था, लेकिन उस रात उसने राजीव को सपने में देखा। उसने देखा कि वह बरामदे में बैठा है और बहुत रो रहा है।
सपने में उसे नहीं पता था कि वह मर चुका है, मौका है। उसे लगा वह अभी भी जिंदा है। उसने पूछा कि वह क्यों रो रहा है, तो उसने शिकायत की और कहा, इतने दिन हो गए, तुमने मुझे घर क्यों नहीं बुलाया, तुमने मुझे खेतों में भूखा प्यासा छोड़ दिया। मैं घर आना चाहता था लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता था। किस्मत से शांति मुझे घर ले आई। नेहा ने उससे घर के अंदर आने को कहा। उसने कहा कि अगले दिन खाना बनाकर पूजा करे और उसे अंदर बुलाए, तभी वो अंदर आ सकेगा। अगले दिन नेहा ने खाना बनाया और पूजा करके उसे घर के अंदर बुलाया, और उस दिन के बाद से झींगा तालाब पर शांति के पति और राहुल को डरना बंद हो गया। और ये भी बता दें कि जब से राजीव और उसकी पत्नी ने धान रोपने के पैसे पहले ले लिए थे और काम नहीं किया था, तब से शांति बहुत नाराज थीं। शांति ने उन्हें कभी काम पर नहीं बुलाया और पैसे मांगने पर भी मना कर दिया था। बहुत समय तक दोनों ने शांति से पैसे नहीं मांगे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें नहीं मिलेंगे। एक दिन शांति ने सपना देखा। शांति ने राजीव को अपने घर के सामने बहुत उदास चेहरे के साथ खड़ा देखा। सपने में शांति को भी याद नहीं था कि वह मर चुका है। शांति ने पूछा कि वह उदास क्यों है। वह उदास, तो उसने बताया कि उसका बच्चा बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वह शांति से उधार लेना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि शांति अभी भी उससे नाराज हैं, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। गलती हमारी थी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब आप उन छोटे बच्चों पर दया करें और मुझे इलाज के लिए पैसे उधार दे दें। उस समय शांति को भी दया आ गई। शांति ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। उसने कहा कि कल उसकी पत्नी आकर पैसे ले जाएगी। इसके बाद वह चला गया। फिर शांति की नींद खुल गई। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगले दिन नेहा सच में शांति के पास पैसे उधार मांगने आई ताकि वह अपने बच्चे का इलाज करवा सके। नेहा ने बताया कि वह कई दिनों से परेशान थी, लेकिन किसी से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कल रात उसने राजीव का सपना देखा। उसने उससे शांति से पैसे मांगने को कहा। उसने कहा कि उसने शांति से पूछ लिया है और शांति राजी हो गई हैं। शांति ने उसे भी अपने सपने के बारे में बताया। शांति ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वे पैसे नहीं देना चाहती थीं या वे स्वार्थी थीं, लेकिन उधार लिया है तो समय पर वापस भी करना चाहिए, तभी लोग भविष्य में फिर से मदद करेंगे। उस बार नेहा ने समय पर पैसे लौटा दिए और पहले की तरह देर नहीं की। आरव और राजीव की मौत के बाद नेहा भी बदल गई थी। वह अब उधार नहीं रखती थी और पहले की तरह चोरी भी नहीं करती थी। बाद में उसने एक दूसरे पाबाई आदमी से शादी कर ली। उस आदमी की पहले एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे क्योंकि वह बांझ था। उसने नेहा से शादी की और उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार किया। बाद में उनका पारिवारिक जीवन भी काफी शांतिपूर्ण और खुशहाल रहा। तो यह थी वह कहानी। परिवार ने इसे खुद महसूस किया था। यह आम जीवन के बहुत करीब था, लेकिन इसने शांति को भी चौंका दिया था। वैसे तो हम कर्मों के फल में विश्वास करते हैं, लेकिन आम तौर पर यह इतनी जल्दी नहीं मिलता। लेकिन इस कहानी में शांति को यह बताना पड़ा क्योंकि यह तुरंत हुआ। कुछ गलत किया और तुरंत उसका अंजाम भुगतना पड़ा, और सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज भी शांति को राजीव और आरव की कहानी याद करके बहुत दुख होता है।
ये कहानी इसलिए बताई गई ताकि लोग ध्यान दें, कभी कभी हमें ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए, खासकर छोटी छोटी बातों के लिए। कहने का मतलब है कि भले ही हमने कुछ न किया हो, हमें इस तरह की कसम खाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये इसके लायक नहीं है कि हम इतनी बड़ी चीज को दांव पर लगा दें।